अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ, लोग आते रहेंगे। मैंने टॉपिक्स वही सिलेक्ट किए हैं जो ज़्यादातर लोगों ने मुझे भेजे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। उनको ही मैंने शॉर्ट करके बनाई है प्रेजेंटेशन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम, एक सेकेंड, सॉरी, डॉक्टर मरीम रफीक है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ कराची से। आज हम बात करेंगे कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स पे। एज ग्रुप है हमारा 6 मंथ टू 12 मंथ्स। पहले मैं एक इन्फेंसी की वर्कशॉप कर चुकी हूँ, एक स्क्रीन टाइम के ऊपर कर चुकी हूँ, और वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि वेल बेबी विजिट्स हम कब करनी चाहिए, कब हमें हमारे बच्चे को, नॉर्मली एक हेल्दी बच्चे को हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखने के लिए कि वो ग्रोथ सही कर रहा है, कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता लेकिन वो मिस तो नहीं हो रही। तो नॉर्मली जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एडवाइस करती है, तो उसमें 1 मंथ पर एक विजिट है। इसके बाद 2 मंथ पे, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15, 18, 24 एंड 36। इसके बीच में अगर हमें कोई इशू हो तो हम जा सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं बच्चे को विजिट कराना, तो हम इन टाइमिंग्स पे नॉर्मली विजिट कर सकते हैं। ये एज ग्रुप को चूज किया गया है जिसमें कोई ना कोई जैसे देखना होता है कि ये माइलस्टोन इस महीने तक बच्चे ने अचीव कर लिया है, वैक्सीनेशन के इश्यूज हैं, ये सब आप वेल बेबी विजिट्स में अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। एक बात जो सब पेरेंट्स को पता होनी चाहिए हर एज ग्रुप में, कि क्या वो जनरल डेंजर साइंस हैं जिसमें हमें बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है, किसी भी करीबी पीडियाट्रिक इमरजेंसी लेके जाना है, या घर में हमें कब बच्चे को साइन को पिक करके हमें क्या करना है। मोशन हो जाते हैं बच्चों को, नमोनिया हो जाता है। इन सब में जो खास डेंजर साइंस हैं वो ये हो सकते हैं कि बच्चा दूध पीना छोड़ दे। 6 महीने का बच्चा है, मोस्टली मदर फीड पे होता है या बॉटल फीड पे होता है। दूध पीना छोड़ दे, पानी पीना छोड़ दे। 6 महीने पे तो हम पानी स्टार्ट कर देते हैं। तो दूध और पानी पीना छोड़ दे या खाना पीना छोड़ दे। बच्चा वॉमिट्स करे, हर चीज को, जो भी चीज मुंह में ले रहा हो बच्चा कंटिन्यू वॉमिट कर रहा हो, या उसको फिट्स हो या फीवर आए 100.4 से ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये जो एज ग्रुप होता है 6 मंथ अबव 5 इयर्स तक, ये फिट्स के लिए बहुत कॉमन होता है। इसीलिए हमें फीवर को कंट्रोल रखना होता है। फेब्राइल फिट्स जो होते हैं इस एज ग्रुप में कॉमन होते हैं। फेब्राइल फिट्स उनको बोलते हैं जो दिमाग में कोई भी डेफिसिट नहीं छोड़ते, बच्चे को मेंटली सिक नहीं करते, सेरेब्रल पाल्सी की तरफ उसको लेकर नहीं जाते, डेवलपमेंटल डिले नहीं कराते। मगर बहरहाल अगर बार बार वो फिट्स पड़ते हैं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो हमें घर पे बच्चे को मॉनिटर करते रहना है। कभी भी हम 100.4 से ऊपर फीवर आए, आप घर में कोई भी आपके पास ओवर द काउंटर ड्रग पड़ी है, पैनाडोल है, आप बच्चे को पिला दें, कैलपोल है आप बच्चे को दे दें, ताकि उसका फीवर कंट्रोल रहे। उसके बाद आप, अगर बच्चा सिक नहीं है, स्टेबल है, उसको कोई और डेंजर साइन नहीं है, लाइक वॉमिटिंग नहीं है, खा पी रहा है, लिथार्जिक नहीं है, तो आप नेक्स्ट डे उसको पीडियाट्रिक ओपीडी में ले जाएं और दिखा दें। लेकिन अगर कोई अर्जेंट विजिट है तो फिर आप जल्दी, मतलब इनमें से कोई और डेंजर साइन भी साथ में है, पैनाडोल से बुखार नहीं उतर रहा, फिर आप करीबी पीडियाट्रिक इमरजेंसी विजिट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक और साइन है कि बच्चा जो है वो लेथार्जिक है या अनकॉन्शियस है। बच्चा अगर कभी भी आपको लगे कि नहीं उठ रहा है, एक चीज है कि सो रहा है, एक है आप उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा, तो ये भी एक खतरे की अलामत है। बाज़ दफा होता है कि नहीं उठ रहा लेकिन नींद में बच्चा फीड ले लेता है और थोड़ा सा उठता है फिर वापस सो जाता है, लेकिन बिल्कुल ही लेथार्जिक हो रहा है, नहीं उठ रहा या बेहोश सा आपको लग रहा है, तो आपने फौरन इमरजेंसी में लेके जाना है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। और या एक और चीज है कि बच्चा अगर तेजी में सांस ले, ये भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा तेज तेज सांस लेता है तो तब भी आपने उसको फौरन इमरजेंसी में लेके जाना है। अब हर एज ग्रुप का एक टेम्परेचर का डिफरेंस है कि कब आपने उसको एड्रेस करना है। एडल्ट पे हम बात नहीं करेंगे। 2 साल से कम बच्चों में 99.5 है। 3 to 12 मंथ्स जो हम देख रहे हैं, 6 मंथ to 1 ईयर तक, इसमें 1 और 2 तक। ये एक ऐसा है कि 1 और 2 तक अगर बच्चे को टेम्परेचर आता है तो आप पैराडोल तो देंगे, लेकिन आपने फिर फौरन डॉक्टर को भी जरूर दिखाना है, क्योंकि वायरल फीवर जो होते हैं ना वो अमूमन लो ग्रेड होते हैं। अगर किसी छोटी वजह से, जैसे फर्ज करें टीथिंग की वजह से बच्चे को बुखार आ रहा है, तो वो भी 101 से कम होता है। लेकिन अगर बच्चे को वायरल फीवर है तो वो भी अमूमन लो ग्रेड चलता है, हफ्ता भर चलता है। उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, आपने उसको सिस्टमेटिकली ट्रीट करना है। लेकिन अगर 102.2 से ऊपर फीवर आता है तो आपको फौरन उसको डॉक्टर को दिखाना है, घर में जो भी आपके पास दवाई मौजूद है बुखार की वो देने के बाद।
और अगर 3 महीने से छोटा बच्चा है तो फिर तो आपने 100.4 पर ही दवाई देके डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये बच्चों में फिर सेप्सिस की अलामत होती है और आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है। इस चीज को फिर आप डिले नहीं कर सकते। एक और सबसे ज्यादा जो मसला है इस एज ग्रुप में वो है टीदिंग का। इसने मदर्स को बहुत तंग किया हुआ है। सब बच्चे क्योंकि बहुत तंग करते हैं और सबसे ज्यादा मदर ही अफेक्ट होती है। ये कुदरत का तरीका है माँ के पेशेंट्स को आजमाने का। ये अमूमन 4 to 7 मंथ में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डिलेड टीदिंग भी होती है, 15 मंथ्स तक भी आ सकती है, नॉर्मल है, डिलेड टीदिंग कहलाती है, मगर वो भी नॉर्मल है अप टू 15 मंथ्स। लेकिन अगर कभी भी 18 मंथ्स या उससे ज्यादा हो जाए आपकी टीथिंग को, बच्चे की डिले हुए हुए नहीं आ रहा कोई भी दांत, फिर आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाएं। पीडियाट्रिशियन का कोई रोल नहीं होगा, फिर आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाएं। अब कैसे पता चलेगा जी बच्चे के दांत आ रहे हैं? एक तो बच्चे को जो है आपको गम्स कभी कभी सूजे हुए महसूस होते हैं, उनमें दर्द हो रहा होता है, आप हाथ लगाएंगे मुंह में बद लगेगा टेंडर है। बच्चा बहुत ज्यादा फसी होगा, चिड़चिड़ा हो रहा होगा, रोएगा, हल्का सा उसका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, लेकिन वो 101 से नीचे होगा, 101 से नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हर चीज हर टॉय बच्चा लेगा मुंह में और उसको च्यू करने की कोशिश करेगा, अपने हाथ हर वक्त जो है वो च्यू करेगा। बहुत ज्यादा बच्चे के मुंह से राल टपकती है, ये भी टीदिंग की निशानी है। थूक निकलता है, और उस थूक की वजह से या उस राल की वजह से, ड्रूलिंग की वजह से बच्चे को फेस के ऊपर रैश हो सकता है, लिप्स के अराउंड। ये भी कॉमन है। बच्चा बार बार अपने दोनों हाथ जो है अपने मुंह की तरफ लाता है। अपने खाने पीने की और सोने की हैबिट्स बच्चा बदल लेता है। अगर बच्चा पहले अच्छा खा पी रहा था तो टीदिंग होती है तो चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, और खाने पीने का अपना पैटर्न चेंज कर लेता है, फिर परेशान होते हैं कि बच्चा खा पी नहीं रहा। कभी कभी कोई बीमारी नहीं होती, सिंपल टीदिंग की वजह से भी होता है, एक नॉर्मल पैटर्न है बॉडी का। इसी तरह से सोने में भी बच्चा तंग कर सकता है, मतलब पहले अगर पूरी रात सोता था, अब वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो नहीं सोएगा। अब आप कैसे आप इसके सूट कर सकते हैं बच्चे को? आपने उसको कोल्ड पेसिफायर दे दिया साफ, बॉईल किया हुआ स्टरलाइज पेसिफायर, ठंडा करके फ्रीज करके उसको दे दिया। टीरर दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया उसको, टॉवल लेके सिंपल सा, उसको टॉवल को आप फ्रीजर में रख दें, अच्छा वो फ्रीज हो जाए तो उसको दे दें, वो उसको चूसता रहेगा। हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। बच्चों को टीदिंग में डायरिया नहीं होता, बच्चों को टीदिंग की वजह से, हर चीज को मुंह में लेने की वजह से डायरिया होता है। तो जितनी ज्यादा आप अच्छी हैंड हाइजीन रखेंगे तो बच्चे को डायरिया नहीं होगा। इसमें यह है कि बच्चे के आप बार बार हाथ धुलवाएं, जैसे ऐसा भी नहीं है कि हर 15 मिनट बाद ले जाके हाथ धुला रहे हैं। अब एक बच्चे को आपने एक जगह पे बिठाया, वो खेल लिया, थोड़ी देर हो गई, 4-5 घंटे हो गए, उसके हैंड वॉश करा दें। अगर बच्चा एकदम से कहीं चप्पलों में चले जाते हैं, अमूमन सबसे ज्यादा जो होता है ना, बच्चे इस टीदिंग के लिए चप्पल चूस रहे होते हैं, ज्यादातर मैंने यही देखा है। तो उनकी आप हाइजीन का ख्याल रखें। टॉयज अगर आप बच्चे को कोई दे रहे हैं तो उनको अच्छे से साफ करके दें, ताकि जब वो मुंह में ले तो उससे उसको जर्म्स ना जाए उसके अंदर। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आप बताएंगे मुझे, मैं फिर आगे बढ़ूं। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैम, आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें है कि हमें क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए। हमें वो वाले टीथर्स अवॉइड करना चाहिए जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ होता है, क्योंकि उसका खतरा होता है टूटने का। बच्चा कभी बहुत जोर से अगर उसको च्यू कर ले तो वो टूट सकता है। एक सेकेंड, एक चैट में मैसेज आया है। यस, थैंक यू। तो उसमें टीथिंग का ये खतरा होता है उस टीथर में कि अगर लिक्विड है, बच्चे ने च्यू करा, तो वो लिक्विड बच्चे के हलक में जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली हार्मफुल होता है। और हमें कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो टीथर का जो ब्रेकेबल हो, कि बच्चा बहुत जोर से च्यू करे, क्योंकि बच्चा बहुत जोर से काटता है, हमें लगता है दांत नहीं है, लेकिन गम्स भी बच्चे के स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके नीचे दांत ही होते हैं। तो इतनी देर से उसने च्यू किया और वो बहुत हल्का मटेरियल था, तो वो टूट के कोई पार्ट उसके हलक में चला गया और उसने चोक कर चोकिंग का खतरा रहता है। इसलिए ऐसा भी कोई मटेरियल हमें नहीं देना चाहिए। हमें वो सारी दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए जो मार्केट में मिलती हैं, जो कहा जाता है कि आप बच्चे को दें, इससे दर्द कम होता है। बेसिकली वो क्या होती है, नम कर देती हैं। जब वो गम्स को नम करेंगी ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अंदर हलक में कोई दवाई नहीं जाए। जब वो हलक में जाती है तो वो बच्चे के थ्रोट को भी नम कर देती हैं, उसके स्वेलो करने की एबिलिटी इससे अफेक्ट होती है, और इससे भी बच्चे को चोकिंग का खतरा होता है। ये सारी दवाइयाँ एफडीए अप्रूव नहीं है, एफडीए ने कोई भी दवाई अप्रूव नहीं की है, इसी वजह से कि इसमें रिस्क होता है चोकिंग का। तो ये लेस देन 2 इयर्स में तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है।
अगर आप देना चाहते हैं कोई दवाई तो आप स्मॉल डोजेस में ओवर काउंटर पेन किलर्स एसिटामिनोफेन दे सकते हैं, पैनाडोल है, कैल्पोल है, वो बच्चे को हेल्प कर सकती है। इसके बाद वैक्सीनेशन है। ये नॉर्मल वैक्सीनेशन चार्ट है, ये हर पेरेंट के पास होता है कि कब उसको कौन सी वैक्सीन बच्चे को लगनी है। हर दफा वैक्सीन लगने के बाद उसको नेक्स्ट वैक्सीन का शेड्यूल मिल जाता है। और एक कॉमन चाइल्डहुड डिजीजेस जो हैं, जो एक सवाल मुझे ये भी बताया गया था, तो उसमें है कि सारी जो बीमारियां हैं कॉमन पाकिस्तान के अंदर, ये सारी वैक्सीन उन बीमारियों को कवर करती है। ये एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीआई का है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लगती हैं, कुछ जगहों पे इनको लगाने के पैसे लेते हैं लाइक आगा खान वगैरह में, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसको लगाने की भी कोई पैसे नहीं लिए जाते, ये फ्री में लगती हैं। और जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं वहां पे आके घरों में वैक्सीन लगाते हैं, तो इनको हमें स्किप नहीं करना चाहिए। इसमें है कि बच्चों में जो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारियां बचपन में होती हैं, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, नीमोकोकल जो बच्चों को नमूनिया कराता है, इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी करा सकता है। और पेंटा में भी 5 वैक्सीन, 5 बीमारियां कवर हो जाती हैं। और रोटा वायरस ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये 6 महीने से 6 हफ्ते से 6 महीने से पहले लगती है, उसके बाद नहीं लगती है। तो ये बहुत जरूरी होती है। ये मेनली वायरल होता है, वायरल डायरिया कराता है ये, और ये बहुत ज्यादा वाटरी डायरिया कराता है। इससे बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड होके अक्सर जान भी जा सकती है, बहुत खतरनाक होता है रोटा वायरस डायरिया। इसीलिए वैक्सीन लगने से ये होता है कि अगर कभी एपिसोड होता है तो वो कम होता है। इन वैक्सीन के बाद भी हमें वो बीमारी हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई होती है। वैक्सीन का बेसिकली काम ये होता है कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एंटीबॉडीज बनाता है। तो जो वो एंटीबॉडीज बनेंगी वो आगे अगर वो बीमारी बच्चे को होगी तो वो इंटेंसिटी में उसकी कम होगी। जैसे कोरोना में हुआ था कि लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा था, लेकिन जो वैक्सीनेटेड थे ये देखा गया था कि उनमें उसकी इंटेंसिटी कम थी। उनमें वो कोरोना वायरस का जो बहुत ज्यादा सिवियर नमूनिया हो रहा था, उनमें वो नहीं हो रहा था। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है मदर फीड के साथ, क्योंकि मदर फीड से अच्छी कोई इम्यूनिटी बच्चे के लिए छोटे लेस देन 6 मंथ में नहीं है। अब मोर देन 6 मंथ में क्या है कि मदर की एंटीबॉडीज जो उसको मिली होती हैं थ्रू इंट्रायूट्राइन लाइफ में, वो खत्म हो जाती हैं। तो अब ये वैक्सीन उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी और इसमें वो हेल्प करेंगी मदर फीड के साथ। अब एक सवाल जो है वो पूछा गया है कि मेरे बच्चे को तो वैक्सीन लग गई है, अब मैं ये जो गवर्नमेंट वैक्सीन लगा रही है, कैंपेन्स चला रही है, तो मैं इसमें वैक्सीन लगवाऊं नहीं लगवाऊं। पोलियो की आती रहती हैं, आजकल टाइफाइड की भी आ रही है, क्योंकि टाइफाइड का देखा गया है कि बहुत ज्यादा फैल रहा है और इसकी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो है ना वो फैल रही हैं। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। इवन आप किसी भी जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, बच्चे का गला खराब है, वो आपको उठा के सेफेक्सिम दे देगा। सेफेक्सिम क्या है? सेफेक्सिम फर्स्ट लाइन गले के लिए नहीं है। सेफेक्सिम फर्स्ट लाइन पहले होती थी टाइफाइड के लिए, जीआईटी इन्फेक्शंस के लिए। तो अब क्या करें, इतना ज्यादा कॉमनली देने लगे हैं कि वो टाइफाइड का जो है जिसके लिए वो रखा गया था उसको, वो उससे रेजिस्टेंट हो गया। अब उसके लिए फिर हमें या तो आईवी मीरोपेनम करनी पड़ती है या फिर एजिथ्रोमाइसिन देनी पड़ती है। तो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हमें रोकना है, हमें देखना है बच्चे को जरूरत है तो हम दें, वरना हम अवॉइड करें। तो ये सवाल जो है कि टू एडमिनिस्टर वैक्सीनेशन टू प्रीवियसली इम्यूनाइज चिल्ड्रन ड्यूरिंग कैंपेन्स, यस। पोलियो की भी जब जब कैंपेन्स आती हैं आप पिलाएं, क्योंकि हमारा मुल्क अभी तक पोलियो फ्री इसीलिए नहीं हुआ है कि पढ़े लिखे लोग भी क्या कहते हैं, घर में जब घंटी बजती है ना कह देते हैं बच्चा घर पे नहीं है, नहीं पिलाते। गवर्नमेंट जो ये हर 6 6 महीने में हर थोड़े दिनों में पोलियो की कैंपेन्स चलाती है, इसमें वो 6 महीने में विटामिन ए देती है जो बहुत जरूरी है, और 6 महीने में बच्चों को डीवर्म करने के लिए मेबेंडाजोल देती है, वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें खुद से उनसे पूछना चाहिए कि आप अभी आए हैं तो बताएं आप इसके अलावा भी कोई दवाई लाए हैं विटामिन ए या डीवर्म करने के लिए, हम वो भी अपने बच्चे को जरूर दें। और टाइफाइड की भी जो आजकल चल रही है कैंपेन, 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को 13 मई से 25 मई तक आप प्लीज लगवाएं। स्कूल्स में लग रहे हैं, घरों में आ रहे हैं, डायरी में लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको प्लीज आप यस करके टिक करें। जो 9 महीने से बड़े बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे, उनको आप खुद ले जाके लगवाएं, किसी भी करीबी सेंटर में अपने बच्चों को लगवाएं, फ्री में लगेगी, मगर प्लीज जरूर बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। अब एक जो 6 मंथ का होते ही बच्चा, सबसे पहले सवाल किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, व्हेन टू स्टार्ट। बाद लोगों को बहुत जल्दी होती है, वो अमूमन 4 मंथ में स्टार्ट करना चाहते हैं।
बाज महीने जो बच्चे, जो बाज लोग होते हैं जो 7 to 8 मंथ्स में भी सोच रहे होते हैं, कब है एक आइडियल टाइम कि हम कब स्टार्ट करें? कोई आंसर? मैम 6 मंथ्स में। बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर आंसरिंग। 6 मंथ एक टाइम है आइडियल। अब ये जो टाइम है, ये अमूमन बाहर बाहर ऑस्ट्रेलिया के मुल्कों में देखा गया, अक्सर पेशेंट मुझसे बहस करते हैं कि हम तो बाहर रहते हैं, हमें तो डॉक्टर ने बोला था कि आप 5 मंथ में 4 मंथ में स्टार्ट कर दें। बिल्कुल हो सकता है कि वहाँ पे उनके आइडियल आइडियल माहौल में, आइडियल सर्कमस्टेंसेज में वो लोग स्टार्ट कर देते होंगे। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम मानेंगे हमारी गाइडलाइंस को, जो कि हैं IMNCI, IYCF। इसके अलावा बाहर की जो गाइडलाइंस जो पाकिस्तान में हम फॉलो करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में भी हम फॉलो करते हैं, WHO, यूनिसेफ, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो सब कहती हैं 6 मंथ एक आइडियल टाइम है, उसके बाद आप स्टार्ट करें। इससे पहले स्टार्ट नहीं करने की वजह यह है कि बच्चे की जो गट है वो इतनी रेडी नहीं होती है कि आप उसको कोई भी चीज दें अदर देन फीड, मदर फीड और टॉप फीड। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इवन पानी की भी नीड नहीं है। अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो अमूमन बच्चों में फिर डायरिया देखा जाता है। मेरे पास अक्सर आते हैं पेशेंट्स, उनको डायरिया हो रहा होता है 5 मंथ्स में या 6 मंथ में, पता चलता है कि जी 15-20 दिन से या 1.5-2 महीने से खा रहे हैं, वो उनका कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया ऊपर का। अब वो उस वक्त तो सूट करता है, लेकिन गट रेडी नहीं होती है ना, तो अंदर गट की कुछ इंसल्ट हो रही होती है मुसलसल। फिर वो गट की लाइनिंग एक दफा खत्म हो जाती है, तो फिर वो चीज डायरिया करा देती है। यही काउ मिल्क में देखा गया है। जो 1 ईयर से पहले काउ मिल्क स्टार्ट कर देते हैं, अमूमन जो बच्चे आते हैं डायरिया के साथ, वो काउ मिल्क के साथ भी बहुत ज्यादा कॉमन देखा गया है कि पी रहे होते हैं। पूछो तो कहते हैं हम तो 3 महीने से दे रहे हैं, डायरिया तो अभी हुआ है। तो वो 3 महीने से जो बच्चा ले रहा होता है ना, तो एक तो वो डायरिया उसके अंदर दूध के साथ जाता है एक जरासीम भी, वो उसके गट में वो एंजाइम ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है, इम्यूनिटी ही नहीं है कि वो उससे लड़ सके। जो गाय के दूध का प्रोटीन होता है वो बहुत हैवी होता है, उसको भी डाइजेस्ट करने का एंजाइम बच्चे में नहीं होता, इसीलिए 1 साल से पहले अवॉइड किया जाता है। फिर क्या होता है कि वो एंजाइम नहीं है, तो वो हैवी प्रोटीन गट लाइनिंग की इंसल्ट करता रहता है, तो जो एक अल्टीमेटली जो गट की बिल्कुल एक लास्ट लाइनिंग होती है जो एब्जॉर्प्शन कराती है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, वो शेड हो जाती है। तो फिर बच्चे को डायरिया होता है क्रॉनिक। तो इसके लिए जल्दी नहीं है, अर्ली स्टार्ट करने की नीड नहीं है। सारी जिंदगी बच्चे ने खाना है इंशाल्लाह। 6 महीने आप भी सुकून से रहें, उसको भी सुकून से रहने दें। तो 6 महीने पे आप स्टार्ट करें। अब इसमें है कि WHO यूनिसेफ की रिकमेंडेशन है कि ये इन्फेंट से मैंने ली थी वेब स्लाइड अपनी इन्फेंट वाली वर्क प्रेजेंटेशन से, तो ब्रेस्ट फीडिंग की भी आ गई कि 1 आवर के अंदर आप स्टार्ट करें, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दें, और 6 मंथ पे आप सॉलिड स्टार्ट करें, और वो 2 इयर्स तक आप मदर फीड साथ में कंटिन्यू करें। अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की गाइडलाइंस हैं कि हमें सबसे पहले जो है ना 1 चमचा पर मील से स्टार्ट करना है। एक एक चीज हमने कोई भी स्टार्ट करनी है दिन में, वो हमने 1 चमचा पर मील से स्टार्ट करना है। ग्रेजुअली हम उसके अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। अगर बच्चा मदर फीड पे है तो हम दिन में 3 दफा देंगे। अगर बच्चा टॉप फीड पर है तो हम दिन में 5 दफा देंगे। पहले हमने 1 टेबल स्पून देना है, आहिस्ता आहिस्ता 1 साल तक हम उसको जो बढ़ाएंगे, तो वो हमने 1/2 to 3/4 कप तक उसको लेके जाना है। और इसका एक और रूल ये है कि हम कोई भी नई चीज जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम हमेशा एक चीज एक वक्त में शुरू करेंगे, ताकि हम बच्चे को उसका टेस्ट डेवलप करें, बच्चा टेस्ट उसका बताए उसको कैसा लगा। इन केस कभी उसको किसी चीज से एलर्जी है, तो हमें पता चले कि हमने आज ये नई चीज दी थी तो उसको इससे एलर्जी हुई है। अगर हमने एक ही दिन में 2 चीजें दे देंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसको एलर्जी किस चीज से हुई है, उसको डायरिया किस चीज से हुआ है, उसका पेट किस चीज से खराब हुआ है, या उसकी बॉडी पे अगर कोई रैश निकल आया है तो वो किस चीज से हुआ है। तो जो भी नई चीज इंट्रोड्यूस करें, उसको आप 2 दिन का टाइम दें, 2 दिन के बाद फिर आप नई चीज उसको इंट्रोड्यूस करें। और बच्चा भूखा हो ना, बहुत ज्यादा भूखा हो तब दें। अगर बच्चा भूखा है ना, तो आप अगर पहले दूध दे देंगे फिर आप उसको फीड देंगे कोई भी सॉलिड, तो वो नहीं लेगा। तो आप पहले उसको कोई भी सॉलिड दें, इसके बाद फिर आप उसको ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप दे रहे हैं वो दें। और सेफ्टी के वही रूल्स हैं, अपने हाथ धोने हैं, बच्चे के भी हाथ धुलाएं, क्योंकि बच्चा खाते हुए कुछ ना कुछ अपने मुंह में खुद भी लेता है। बॉटल्स हैं, डिशेस हैं, जो भी चीजें हैं उनको साफ करें। हाई चेयर पे बच्चे को बिठाएं अच्छी तरह से सपोर्ट करके। और कभी भी बॉटल को या बेबी फूड को आप माइक्रोवेव नहीं करें। वो कोई भी गर्म पानी, डबल बॉयलर बोलते हैं टेक्निक, जो कि आप बोल पानी का वार्म करके उसके अंदर करके उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आए।
और कोई भी अगर दूध है तो आप उसको, क्योंकि थोड़ा सा हाथ पे लेके इसका टेम्परेचर चेक करें कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो, फिर बच्चे को दें। और अगर बच्चे ने एक दफा दूध पी लिया है तो जो बचेगा फिर आप उसको फेंक दें, आप दोबारा 3-4 घंटे बाद उसको वो रिपीट नहीं करें। और बच्चे का जो खाने की चीजें हों वो आप फीडिंग जार से उतनी ही निकालें जितनी आपने चाहिए, उतनी ही गर्म करें, सारा गर्म नहीं करें। और जो बचेगा अगर आपने सारा गर्म कर लिया तो आप उसको फेंक दें, वापस रीहीट ना करें। सिंपल सी टेक्निक्स हैं। 6 महीने पे खाना खिलाना शुरू करा है तो कोशिश करें कि आप टीवी से ना खिलाएं। अगर आप टीवी लगा के या कार्टून लगा के खिलाएंगे ना तो बच्चा एक रोबोट बन जाता है और उसका दिमाग बिल्कुल ऑफ हो जाता है, वो बस खाता रहता है। और स्क्रीन टाइम से उसके अंदर क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ती है। तो आप कोशिश करें कि टीवी को बंद करें, बच्चे को सारी अटेंशन खाने की तरफ हो, वो खुद भी इंटरेस्ट ले। और कभी भी बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं जाएं, खास तौर पे बॉटल देकर या खाना देकर चोकिंग का खतरा होता है। और अगर आपने बॉटल दे दी, बच्चा रात में पी रहा है तो इससे दांत भी उसके खराब हो सकते हैं, एयर इन्फेक्शन हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, क्योंकि थ्रॉट में दूध जमा हो जाता है। तो वो दूध जो जमा हो जाता है वो उसको कान में भी जाके इन्फेक्शन करा सकता है, उसके गले भी बार बार खराब कराता है। बच्चों को टॉन्सिल्स के मसले देखे गए हैं बॉटल फीडिंग वाले बच्चों में। और जब आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करें तो उसमें आप देखें यही बात कि बच्चा बहुत ज्यादा भूखा हो, बहुत ज्यादा भी भूखा ना हो ना, क्योंकि बहुत ज्यादा भूखा होगा तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर उसको एक न्यू स्किल नहीं सीखनी कि मुझे खाना खाना है, फिर वो बोलेगा नहीं मुझे दूध ही पीना है। तो आप जब नॉर्मल बच्चे को भूख लगी है ना आप तब उसको दें, और पहले आप उसको सॉलिड ऑफर करें फिर आप उसको दूध दें। सेफ्टी स्ट्रैप के साथ उसको चेयर पे बिठाएं, छोटा सा स्पून लें और उस स्पून को बच्चे के पास लेके जाएं और आप उसको लीड लेने दें कि वो मुंह खोल के स्पून को मुंह में डाले। और जब बच्चे के जो है अपने बच्चा आपको इशारे देगा आप उनको फॉलो करें। जब बच्चा फुल हो जाएगा ना तो आप देखेंगे उसका इंटरेस्ट खाने से लूज हो गया है, उसका पेट भर गया है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा बच्चा कब उसका पेट भर गया है, कब बच्चा भूखा है। और हमेशा उतना ही लें जितना बच्चा खाएगा, बचेगा तो फिर बहुत ज्यादा नहीं लें, थोड़ा लें, फिर आपको ऐसा ऐसा अंदाजा हो जाएगा कि बच्चा कितना लेगा। और जब बच्चा तकरीबन 8 मंथ्स का हो जाए तो उसको फिंगर फूड्स दें, जो ताकि वो फिंगर फूड्स उठा के खाए तो उसका सेल्फ ग्रॉस मोटर भी, इससे उसके रिफ्लेक्सेस बनते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट उसकी अच्छी होती है और उसकी सेल्फ ईटिंग की हैबिट बनती है। अब क्या देना है बच्चे को 6 मंथ पे, हमने ये सवाल आता है। इसके अंदर है कि आप बैलेंस डाइट दें जिसमें हर चीज हो। आप 6 मंथ पे स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आप सेरेलैक से स्टार्ट नहीं करें, आप घर में प्यूरीज बनाएं। आप मैश बनाना दे सकते हैं, मैश पोटैटो दे सकते हैं। एप्पल है, एप्पल को आप स्टीम करके प्यूरी बना लें। मीठा होता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत हेल्दी होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ऐड करते जाएंगे, पालक, सर्दियां हैं, पालक बहुत अच्छी अगर आ रही है या अभी भी वैसे पालक आ रही है बहुत अच्छी है, आप उसको पालक को स्टीम करें और आप उसको प्यूरी बना के दे दें। कुछ महीने तक आप इस तरह दें प्यूरी। फिर ये है कि 7 to 8 मंथ पे जब हल्की सी कंसिस्टेंसी आपने प्यूरी की इम्प्रूव करनी है तो आपने इसको दलिए के साथ बना के दे दिया। तो प्यूरी आपने दलिए में ऐड कर दी, दलिए ने उस खाने को कंसिस्टेंसी दे दी, प्यूरी ने उस खाने को न्यूट्रिएंट्स दे दिए। अब अमूमन पूछा जाता है कि हम बच्चे को कौन सा मल्टीविटामिन दें, हमारा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, आप हमें मल्टीविटामिन बताएं, हमारे बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। अगर आप एक बैलेंस डाइट देंगे ना बच्चे को कभी भी आयरन डेफिशिएंसी या किसी भी मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि सब्जियां बहुत अच्छी चीज हैं, सब्जियां इंक्लूड मल्टीविटामिन के लिए। गोश्त, अंडा, ये चीजें बाकी आयरन और दूसरी चीजों के लिए जरूरी है। तो डेयरी तो बच्चे को आप दे रहे हैं, डेयरी में बच्चा मिल्क ले रहा है। इसके अलावा आप कोशिश करेंगे बच्चे को एग भी रोजाना दें। 6 to 7 मंथ के बाद आप कोशिश करेंगे एक अंडा बच्चा रोजाना खाए नाश्ते में, अब चाहे वो बॉइल्ड हो चाहे वो स्क्रैम्बल्ड हो, जैसा भी वो पसंद कर रहा है। आप पैनकेक बना के दे दें, फ्रेंच टोस्ट बना के दे दें, स्टार्ट करें जैसे भी वो खाए। और इसके अलावा जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर खाएं। एक हेल्दी डाइट दें, किसी मल्टीविटामिन की किसी की आपको जरूरत नहीं है। विटामिन डी जो है ये बहुत जरूरी होता है। मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी कि विटामिन डी रिकमेंडेड है कि बर्थ से आप 1 ईयर तक 400 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली दें। अमूमन जो विटामिन डी के सारे ड्रॉप्स आते हैं उन सब में इतना ही होता है, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर ड्रॉप। तो आप वो 1 ईयर तक बच्चे को जरूर दें। बॉटल फीडिंग और थ्रॉट इन्फेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं जी। तो स्लीप रूटीन पे हमने बात कर ली थी। इसके बाद हम आज के लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है हाउ टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा 6-7 महीने का होता है, जरा सा गर्दन संभालने लगा, करवट लेने लगा तो कहते हैं इसको वॉकर में डाल दें।
पूरी दुनिया में, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में वॉकर बैन हो चुकी है। इसलिए क्योंकि उसके अंदर बच्चों के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए गए थे। इसकी वजह से अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में भी उसको बैन कर दिया था, और 2004 से वो अमेरिका में भी बैन है। इवन अगर किसी ने वहां बेचने की भी कोशिश की तो उस पर $1 लाख की फाइन है। तो वहां से जितनी भी सब थी वो सब पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर दी गई, और हम यहाँ पे बेच रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है? इसी वजह से बनी है कि डेंजरस है और इस वजह से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और उसकी एक और खास वजह है वो कि बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंट वॉकिंग को डिले करती है। कहते हैं वॉकर से बच्चे जल्दी चलना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। वॉकर से क्या होता है कि बच्चा अपने मसल्स को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाता क्योंकि वो खुद से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो उसके मसल्स थोड़े फ्लॉपी हो जाते हैं, थोड़ा देर से चलना स्टार्ट करता है, इंडिपेंडेंट वॉकिंग नहीं होती, उसको वॉकर की आदत हो जाती है। अब उसके ऑल्टरनेटिव में टमी टाइम है। जमीन पे बच्चे को छोड़ दें, वो खेलता रहे, स्टेबल फर्नीचर पे हाथ पकड़ के वो चलना स्टार्ट करे। आप नंगे पैर उसको चलने दें, हाथ पकड़ के चलाएं, या पुश टॉय आता है जो इस तरह का होता है, वॉकर नहीं, इस तरह का पुश टॉय होता है, उसमें उसको बिठाएं। टमी टाइम के क्या फायदे होते हैं? इसके बहुत फायदे होते हैं। आप बच्चे के मसल्स को, बैक के मसल्स को स्पेशली वो स्ट्रॉन्ग करता है, जो आगे की लाइफ में उसको चलने फिरने में हेल्प करते हैं, उसको बैठने में हेल्प करते हैं, रोलिंग में हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं मसल्स को, स्केलेटल अलाइनमेंट कराते हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी हल्की सी बच्चों की टेढ़ी होती है ना, उसको अलाइनमेंट तभी होगी जब वो उसके ऊपर खुद से बच्चा अपना वेट देगा। पैरों के ऊपर जो है बच्चों की बोइंग होती है, लेग्स के अंदर ये नॉर्मल होती है, ये भी जब बच्चा खड़ा होकर अपने उसके ऊपर वेट देता है तो फिर उसके बाद उसकी वो स्ट्रेट होती है। तो ये मसल्स बच्चे के स्ट्रांग होंगे तो वो स्केलेटल अलाइनमेंट में आगे उसको हेल्प करेंगे। इसी तरह हम लेग्स के मसल्स को भी डेवलप होने में हेल्प करता है, जो कि उसको क्रॉलिंग में हेल्प करता है। हमें बर्थ से ही बच्चे की टमी टाइम स्टार्ट कर देना चाहिए, और 6 मंथ के बाद भी वॉकर से अच्छा है कि आप टमी टाइम कराएं बच्चे का, जो कि आर्म्स के मसल्स को भी हेल्प करते हैं, आईज विजुअलाइजेशन, सेंसरी में हेल्प करते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा? टमी टाइम कर रहा है, आगे बच्चे के आपने कोई सेंसरी टॉय रख दिया। सेंसरी टॉय क्या होता है? उसमें कोई म्यूजिक बज रहा होता है या कोई लाइट वाला टॉय होता है, या अगर पेरेंट्स में चाहें तो वो आगे बैठ के बच्चे को जैसे क्लैपिंग करके बुलाते हैं, बात करते हैं, तो वो करें तो बच्चे की वो सेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो सेंसेस एक्सप्लोर होंगी, सेंसरी डेवलपमेंट अच्छी होगी। डेली एक्टिविटीज में आप बच्चे का टमी टाइम जरूर रखें। या फिर जब बच्चा थोड़ा खड़ा होकर चलने लगे तो ये वाली पुश वॉकर आती है, ये बहुत अच्छी है, आप ये ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये होता है कि बहुत तेजी में एकदम आगे जाती है। तो पहले आप बच्चे को खुद पकड़ के इसको चलाएं ताकि उसको पता हो कि मुझे कितना उसको पुश करना है, कितना आगे जाएगा। जब चलने लगेगा तो उसको पकड़ के चलता रहे। पुराने जमाने में लकड़ी का एक आता था, उसको लेके बच्चे चलते थे। अब ये है कि रेड फ्लैग्स क्या हैं, कि कब हमें इस बात को देखना है कि बच्चे में कोई डेवलपमेंटल डिले आ रहा है, ग्रॉस मोटर का या ऑटिज्म के कोई साइंस है, उनको हमें देखना जरूरी है। अगर रेड फ्लैग्स जो है 1 ईयर तक है, कि 3 महीने का बच्चा है और 3 महीने का बच्चा अगर अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, जिसको आमतौर पे गर्दन संभालना कहते हैं या सिंधी में कंध जलना कहते हैं, वो नहीं कर रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग है। या अपने हर वक्त हाथ को मुट्ठियों में भींच के रखता है, फिस्टेड हैंड रखता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। या उसकी जो टांगे हैं वो अभी तक सॉफ्ट नहीं हुई है, मसल उसके बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। 6 मंथ का बच्चा है, उसकी अभी तक कमर जो है वो बिल्कुल राउंड करके पोटली से बना के रखता है, खुद को स्ट्रेट नहीं रखता, अपने गर्दन को संभाल के नहीं रखता, गर्दन संभालता है फिर फौरन से पीछे की तरफ वापस चली जाती है, या हाथ पैर थोड़े स्टिफ हैं, उनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। 9th मंथ का बच्चा है, लेकिन 9 मंथ का बच्चा अपने हाथों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, जैसे चीजें नहीं उठा पा रहा, एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजें नहीं दे पा रहा, बॉटल को थोड़ी सी देर भी नहीं होल्ड कर पा रहा, और सिर्फ अपना एक साइड की बॉडी को यूज कर रहा है, हाथ को और पैर को, और एक साइड आपको लग रहा है कि वो यूज नहीं कर रहा, तो ये भी एक रेड फ्लैग है 9 मंथ्स में। 12 मंथ्स में है कि बच्चा को खड़े होने में थोड़ा मसला हो, आप हाथ पकड़ के अमूमन अगर बच्चा चलना शुरू नहीं करता 18 महीने तक भी इट्स ओके, मगर एटलीस्ट 12 मंथ का बेबी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर खड़ा भी नहीं हो पा रहा, गिर रहा है बार बार, या बिल्कुल अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, तो ये एक रेड फ्लैग है। हाथ पैर उसके सख्त हैं या फिर सीधा बैठ नहीं पा रहा 12 महीने तक, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। 15 महीने का बच्चा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा और अपनी पंजों पे चलता है, वॉक्स ऑन टोज, उंगलियों पे करके अपनी चलता है, अपनी एड़ी को ऊपर रखता है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है जिसके लिए आपको अपने करीबी पीडियाट्रिशियन को चेक करवाना चाहिए ओपीडी में। अब चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हमें ऑटिज्म के लिए बताते हैं।
अब 18 एमचैटिक टेस्ट होता है ऑटिज्म का, जो कि 18 मंथ्स 24 मंथ्स पे होता है, मगर उससे पहले भी कुछ साइंस हैं जो हम पिक कर सकते हैं। जैसे बच्चा अगर खेल रहा है तो वो प्लेफुल इंटरेक्शंस नहीं कर रहा अपने एज फेलोज से, या पेरेंट्स उसको खिला रहे हैं तो वो प्ले में या खेल में पार्ट नहीं ले रहा। शुरू से बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा अपने जो एज अप्रोप्रिएट टॉयज हैं उनसे, जिससे उसकी उम्र के दूसरे बच्चे जो खेलते हैं वो नहीं खेल रहा। आप ये एक्शन और साउंड्स को कॉपी नहीं कर रहा। अमूमन बच्चे कॉपी करते हैं पेरेंट्स को, जब वो कुछ बोलते हैं बच्चा वही दोबारा बोलने की कोशिश करता है। 6 महीने से 1 साल तक बच्चा उसको कॉपी नहीं कर रहा। अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 1 डेढ़ साल का बच्चा आराम से अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या आपने पॉइंट किया है खास तौर पे किसी चीज को पूछने के लिए कि ये क्या है या आप मुझे बताओ, तो वो पॉइंटिंग को नहीं पिक करे। नॉट पॉइंटिंग टू आस्क और शो थिंग्स। खुद पॉइंट नहीं करे, और अगर आप पॉइंट करें तब भी वो उसकी तरफ देख के उसको शो नहीं करे कि ये है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जिसके लिए आपको बच्चे को ऑटिज्म के लिए, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में और भी काफी सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, उनके लिए रूल आउट करवाना जरूरी होता है, इनको पिक करना जरूरी होता है टाइमली। नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक। आप कोई फीडबैक देना चाहें या कोई और सवाल आप पूछना चाहें? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छी चीजें आपने एक्सप्लेन की। मेरा एक क्वेश्चन है बस आपसे कि अगर 7 मंथ्स का बेबी है या 6 मंथ्स का बेबी है, तो अगर वो मदर फीड पे है तो रात को सोते हुए उसको लेटा के फीड करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, 7 8 मंथ्स पे करवा सकते हैं, मगर ये है कि बस थोड़ा ख्याल रखें कि फीड करने के बाद जैसे अगर थोड़ा सा बर्प जरूर कराएं, क्योंकि 1 साल से पहले बच्चों में ना चोकिंग का खतरा होता है। तो थोड़ा उसको फीड करा के ना बर्प जरूर कराएं। हल्का सा 1 2 मिनट ऊपर करके ना बर्प कराएं उसको। मैम अगर उसको बर्प करवाने के लिए उठाएंगे तो, या उसको हल्का सा भी मतलब उसकी पोजीशन खराब हो जाए, फिर वो नहीं सोती है, फिर वो उठ जाएगी और फिर वो रोएगी, फिर उसको दोबारा से सुलाना पड़ेगा? सही। क्यों ज्यादा फीड तो नहीं करती होगी ना रात में मोमन, क्योंकि अब 7 6 7 में बच्चा 6 से 8 घंटे का गैप ले लेता है। बार बार मांगती है या जी जी, थोड़ा? थोड़ी रात में अगर वो, अब तो स्लीप बेहतर हो गई है, तो सही। अब वो 2 से 3 बार करती है, लेकिन ज्यादा नहीं करती, बस ठीक है, फिर तो करा थोड़ा सकते। थोड़ा। बस ये अगर बहुत ज्यादा कर रही है ना तो फिर बर्फ जरूर कराएं, क्योंकि उसमें थोड़ा खतरा होता है बच्चों को कि वापस एस्पिरेशन का खतरा होता है कि दूध वापस आ रहा है तो एकदम सांस की नाली में चला गया। और मैम अगर बच्चा खेलते हुए या वैसे ही नॉर्मली कानों पे हाथ रख के रोते हुए, नहीं तो ये कोई डेंजर साइन तो नहीं? अगर रो नहीं रहा तो इट्स ओके, लेकिन अगर बुखार है और बच्चा रो रहा है और फिर कान जैसे आपको लगता है कि रो नहीं भी रहा लेकिन इरिटेबल है ना, फंसी हो रहा है या इरिटेबल है, तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। कि नॉर्मल अगर लगा है फिर तो नॉर्मल है, हैप्पी चाइल्ड है, खेल रहा जी है। जी बिल्कुल, वो हाँ, फिर मसला नहीं। हैप्पी चाइल्ड के मूड में ही वो कानों पे हाथ रखती है, बस हैप्पी हैप्पी। सही सही, फिर नॉर्मल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।